गाइस, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में बैंक होता क्या है उसको समझते हैं कैसे। हम बैंकिंग कंपनीज एक 1949 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बैंक होता क्या है। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट मतलब जो हम पैसा देते हैं उसे एक्सेप्ट करता है, उस पैसे को लोन पे देता है और लोगों को जैसे लोन की रिक्वायरमेंट होती है और इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फिर उससे जो इंटरेस्ट बनता है उससे वो मुनाफा कमाता है जो बैंक है, और हमारा पैसा हमें वापस दे देता है जब भी हम डिमांड करते हैं। बट हमें डिमांड करनी पड़ेगी। डिमांड मतलब हम जब भी विड्रॉ करेंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब अगर इवोल्यूशन ऑफ बैंक की बात करें तो बैंक का एवोल्यूशन इंडिया में हम 3 स्टेजेस से समझ सकते हैं। पहली है प्री इंडिपेंडेंस स्टेट, मतलब 1947 से पहले है। दूसरी आ जाती है हमारी 1947 से 1991 तक। तीसरी आ जाती है 1991 से अभी तक। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया में 600 बैंक थे 1947 से पहले। ठीक है, जो इंडिया का पहला बैंक था वो 1770 में एस्टेब्लिश किया गया, बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम टॉप 3 बैंक्स की बात करें इंडिया के उस टाइम पे, तो ध्यान रखना है BBM, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। इनको मिला के एक इम्पीरियल बैंक बनाया गया और इस इम्पीरियल बैंक को 1955 में SBI बोल दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा SBI कैसे बना। उसके अलावा जो अदर लीडिंग बैंक्स थे एट दैट टाइम, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो थे हमारे इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उस टाइम की लीडिंग बैंक थे। उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनारियो की बात करें, मतलब 1947 से लेकर 1991 तक, तो ये वो पीरियड था जब बैंक्स की नेशनलाइजेशन होने लगी। RBI को एस्टेब्लिश किया गया इस टाइम पीरियड में। RBI वॉज एस्टेब्लिश इन 1949। ठीक है, और उसके बाद जो रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, उसे भी एस्टेब्लिश किया गया 2 अक्टूबर 1975 में। रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो नरसिम्हा कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। 1991 के बाद बात करें तो इट वाज थर्ड फेज़, और इस फेज़ में बैंक की प्राइवेटाइजेशन होने लगी। RBI ने 10 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया। ठीक है, जिसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट बैंक्स की बात करें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, DCB बैंक, इंडसलैंड बैंक, दीज वर फ्यू इम्पोर्टेंट वंस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, अगर 1980 में बात करें तो 1980 में कहा गया कि जो भी बैंक 200 करोड़ या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं उन सबको सरकारी बैंक बना लिया जाए। अब सरकारी बैंक बनाने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, बैंक्स क्यों सरकारी बनना चाहेंगे? ताकि अगर कभी बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो सरकार उनकी हेल्प करे। और सरकार बैंक को क्यों सरकारी बनाना चाहती थी? रीज़न बीइंग, जब भी सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो बैंक से ले सके। दोनों का अपना अपना मतलब था, इसीलिए 1980 में कहा गया कि जो बैंक 200 करोड़ या उससे ऊपर का कमा रहे हैं उन्हें नेशनलाइज कर दिया जाए, सरकारी बना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो SBI था उसमें 2008 में उसकी एक सब्सिडरी, ठीक है, मतलब उसी का ही पार्ट स्टेट बैंक था, मतलब सौराष्ट्र बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में SBI में मिला दिया गया। उसके बाद 2017 में और 6 सब्सिडरीज SBI में मिला दी गई, जिससे जो SBI है वो इंडिया का लीडिंग बैंक बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्केड्यूल्ड बैंक्स की, तो स्केड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? वो बैंक पहले ये बात कि स्केड्यूल्ड बैंक किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसमें जो सेक्शन 2 है, स्केड्यूल 2 है, वो बैंक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल को मतलब फॉलो करते हैं, उन बैंक को हम स्केड्यूल्ड बैंक बोल सकते हैं। अब समझने की ज़रूरत ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेकंड स्केड्यूल है क्या। तो इसका सेकंड स्केड्यूल बोलता है वो बैंक जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, वो स्केड्यूल्ड बैंक होंगे। पेड अप कैपिटल क्या होता है?
मतलब अगर कोई बैंक अपना पहला शेयर बेचे, ठीक है, और उसके एक शेयर की कीमत 5 लाख या उससे ऊपर हो, तो वो उसका पेड अप कैपिटल कितना होगा, 5 लाख या उससे ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो मतलब उसे हम सेकेंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन स्केड्यूल बैंक्स की, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिनका पेड अप कैपिटल इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो इट वाज द टाइम, हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का 51% या फिर उससे ज़्यादा का रोल हो, वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, जो कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करता है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलेंगे। ये जो सारे बैंक है ना प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, ठीक है। अगर किसी को अपना प्राइवेट बैंक खोलना है तो उसे कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। जो रूरल सेक्टर होता है बेसिकली उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 के क्लॉज सी में आ सके, ठीक है, उसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि जो बैंक वही जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है, उन्हें हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये किसमें कहा गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के क्लॉज 2 सेक्शन 5, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जो बैंक है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट के द्वारा इस बॉडी को बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 1934 में आया और 1935 में दिस बैंक वॉज एस्टाब्लिश्ड, ठीक है। अब जो भी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, उन सबको आरबीआई हैंडल करता है। दैट्स वाई आरबीआई इज़ कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने बोल दिया कि 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ स्टेट ओन्ड बैंक, मतलब सरकारी बैंक की तरह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें एक ऑफिशियल डायरेक्टर होगा, मतलब जो फुल टाइम मोड पे काम करेगा, ठीक है। इसमें जो गवर्नर्स होते हैं ना, उनका ग्रुप इन्वॉल्व होता है ऑफिशियल डायरेक्टर्स में। उसके बाद आता है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में मतलब कुछ गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी और कुछ अदर्स होंगे, मतलब कुछ गवर्नमेंट अपने बंदे रखती है ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बार बार देखा जा सके कि हाँ भाई गवर्नमेंट के लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दो। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो पहले गवर्नर थे, कैसे याद रख सकते हैं कि जब बैंक नया नया बनता है तो मतलब अभी बॉर्न हुआ है ना बैंक, तो गवर्नर ऐसे याद रख लेना है कि ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न वॉज द फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। फुल नेम वॉज सर ऑसबॉर्न स्मिथ, OSBORNS, ठीक है। तो ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। और अगर हम बात करें इंडियन गवर्नर की, तो वो थे देशमुख, CD देशमुख, सर CD देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। उसके बाद फंक्शंस देखें अगर हम आरबीआई के, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। मतलब मान लो मेरा भाई रहता है कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। उसने वहाँ से पैसा भेजा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, ठीक है। तो वो पैसा मैं डॉलर में तो यूज़ नहीं कर सकती ना, पर वो तो डॉलर ही सेंड कर रहा है, तो फिर उसे जो एक्सचेंज करेगा इंडियन करेंसी में, वो इसका काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। करेंसी इशू करता है, नोट छापता है, ठीक है। मॉनेटरी अथॉरिटी,
कितने नोट छापने हैं कितने नहीं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है, ठीक है, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने हमारे पास गोल्ड रिजर्व है। देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच डिसाइड कि हाँ भाई कितनी करेंसी छापनी है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेता है, बैंक्स को बैलेंस करके चलता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को। मतलब मान लो किसी बैंक ने मर्जर कर लिया, किसी ने एक्सपेंशन कर लिया, बैंक्स को लोन देना, ठीक है, ये सारे काम आरबीआई करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। पहले इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, बट 1999 में इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।